प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलाइड्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एडिऑप्शन कंप्लीट किया था और उसके पहले पॉलीमर कंप्लीट किया था। तो कोलाइड जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पॉलीमर के बाद पढ़ने का कुछ फ़ायदा है, इसमें पॉलीमर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी। कोलाइड्स आपने इंटर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने मैसेज किया था कि आप इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे टर्म्स आने का मतलब ये है कि नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, उन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है। फिर इसमें आप बहुत सारे बनाने के मेथड्स सुनेंगे। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इसमें प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड के नाम सुनेंगे। डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। आगे चल के आप सुनेंगे कोआगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, हार्डी-सूज रूल क्या होता है, गोल्ड नंबर क्या होता है। तो बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिलेंगे इस टॉपिक में। सबके मतलब अगर पता होंगे तो आपका सवाल सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोलाइड्स होता क्या है। और ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल होता है, ध्यान रखिए। आपके नीट 21 के पेपर में एक सवाल कोलाइड का आया था और ये शुरू में ही आ जाएगा, समझ लीजिए। हालांकि एक फेमस नाम आगे चल के सुनेंगे और जो लोग पढ़े हैं जानते होंगे, टिंडाल इफ़ेक्ट का नाम सुनेंगे आगे चल के। टिंडाल इफ़ेक्ट के बारे में पूछा गया था इस बार कि इनमें से किस में टिंडाल इफ़ेक्ट ऑब्जर्व होगा, और उस सवाल का आंसर सभी लोग जानते हैं, स्टार्च का सॉल्यूशन आंसर था। तो टिंडाल इफ़ेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कोलाइड्स है क्या। लेकिन कोलाइड्स की बात करने से पहले हम लोग सॉल्यूशन की बात पहले करेंगे। सॉल्यूशन आप जानते हैं, विलेन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है। जैसे NaCl का सॉल्यूशन होता है, यूरिया का सॉल्यूशन होता है, इवन ग्लूकोज का भी सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन का रियली मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम साइज़ की बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज़ छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल। जैसे NaCl एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यूरिया का भी साइज़ बहुत छोटा होता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अलावा एक नाम सुनते हैं हम लोग सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो कण होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे आप देखते हैं पानी में बालू वगैरह दिखाई देता है, मट्टी दिखाई देती है। लेकिन सस्पेंशन में एक ख़ास बात ये होती है कि बालू या मट्टी धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। डेफिनेटली सस्पेंशन में जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं आपको, बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें, अगर सॉल्यूशन मतलब मेरा ये है ट्रू सॉल्यूशन, और सस्पेंशन, दोनों के बीच का एक पार्टिकल साइज हो सकता है। और इस बीच का जो सॉल्यूशन कहिए या इसके बीच का जो सिस्टम कहिए, उसको हम लोग कोलाइड्स का नाम देते हैं। तो कोलाइड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, कह सकते हैं, बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोलाइड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है और इसको रियली इस पार्टिकल साइज़ के आधार पे ही जो है बताया जाता है कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो ये रेंज बना दिया गया है। इस रेंज के आधार पे हम लोग तय करते हैं कि कोई सिस्टम कोलाइडल सिस्टम है या नहीं है। याद रखिए, कोलाइडल सिस्टम बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे इन बातों को मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हमने सॉल्यूशन की बात की है। सॉल्यूशन जैसा हमने कहा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे यूरिया का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन है। एक नाम सस्पेंशन रखा जाता है। सस्पेंशन जैसे कि सैंड या बालू, रेत वगैरह जो होती है, जो पानी में रहती है, वो आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सैंड वगैरह आप जानते हैं, थोड़ी देर के बाद ग्रेविटी के कारण बैठ जाती है, सेटल डाउन। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का सिस्टम अगर सोचा जाए तो इन दोनों के बीच का जो सिस्टम होता है कोलाइड्स कहलाता है, बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अगर
कोलाइड के पार्टिकल का साइज़ देखा जाए तो ये साइज़ होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो ये रेंज आपको याद होना चाहिए। इसको मीटर में भी आप याद कर सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर। और ध्यान रखिए एक और बात हमने लिखी है, कोलाइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल पार्टिकल्स। तो इसमें आपको हमने पॉलीमर में भी बताया था, जो पॉलीमर होती है, जैसे स्टार्च एक पॉलीमर है, आप जानते हैं। तो स्टार्च मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी स्टार्च का अगर हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। आपके पेपर में जो नीट में सवाल आया था टिंडाल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है, तो आगे डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ही ऑब्जर्व किया जाता है। स्टार्च का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसलिए स्टार्च के सॉल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। उसमें आंसर NaCl भी दिया था, जिसमें हम टिंडाल इफेक्ट नहीं देखते हैं। यूरिया का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम टिंडाल इफेक्ट नहीं देखते हैं। याद रखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में ही टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, और स्टार्च आप जानते हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो चलिए हम लोग कोलाइडल को अब फाइनली डिफाइन करते हैं। कोलाइडल जैसे हमने बताया था, कोलाइड्स एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, जबकि कोलाइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक सब्सटेंस जिसको डिस्पर्स फेज कहा जाता है, जो कि डिस्पर्स रहता है एक दूसरे सब्सटेंस में, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो इस टॉपिक में ये दो नाम बड़े काम के हैं जो बार बार यूज किए जाएंगे, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। इनको आपको बार बार नोटिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे स्टार्च को ले लीजिए। स्टार्च को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए, तो स्टार्च एक सॉलिड है, आप जानते हैं, जो कि डिस्पर्स फेज कहलाएगा। और वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो वाटर उसका मीडियम हो गया, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कोलाइड्स को, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स रहता है, दूसरे सब्सटेंस के जैसा वो दिखाई देता है सिस्टम। इसका और एग्जांपल आपको बता दूं, आजकल जैसे कोहरा पड़ रहा है, फॉग देख लीजिए। फॉग भी एक कोलाइडल सिस्टम होता है। फॉग में है क्या चीज़, देखिए फॉग में देखा जाए तो लिक्विड होता है, लेकिन वो आपको दिखाई देता है गैस के रूप में। तो फॉग के बारे में कह सकते हैं कि उसका डिस्पर्स फेज लिक्विड है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम गैस है। तो इसके भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, आपने पॉलीमर पढ़ा था, पॉलीमर में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था। यहाँ पर हम कोलाइडल के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग तरह से। एक्चुअली ये 3 अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो इनके भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनके पार्टिकल्स के आधार पे कि पार्टिकल कैसा है, मल्टी मॉलिक्यूलर है कि मैक्रोमॉलिक्यूलर है या कुछ और है। और एक क्लासिफिकेशन और हम लोग डिस्कस करेंगे अट्रैक्शन के आधार पे। तो ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन देखिए कोलाइडल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये रहा क्लासिफिकेशन भौतिक अवस्था के आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब कि उस कोलाइडल सिस्टम का डिस्पर्स फेज कैसा है, डिस्पर्सन मीडियम कैसा है, उनके आधार पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और आपको बता दें कोलाइडल सिस्टम इस तरह का 8 प्रकार का होता है। तो बोर्ड पे हमने बना रखा है, देख लीजिए, शॉर्ट में बना रखा है। एनसीईआरटी की टेबल आपके पास होगी, उससे भी आप देख सकते हैं। जैसे डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, और इस आधार पे उस कोलाइडल सॉल का नाम क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का सिस्टम का नाम क्या होगा, नेम ऑफ कोलाइड है। और इनके कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए इस पे हम पेपर में सवाल की बात करूंगा कि आखिर इस टेबल का फ़ायदा क्या है, इसको कुछ चीज़ें याद करना है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे पूरा टेबल रटिए, रटने से रट नहीं पाएंगे जल्दी, लेकिन इसमें मेन जो सवाल बनता है जहाँ से वो मैं आपको बताऊंगा, वो देखिएगा। जैसे डिस्पर्स फेज सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है, इसको सॉल कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सामने। डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो इसको सॉल इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। सॉल, तो आपसे सवाल पूछा जाता है सॉल इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, सॉल इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, तो आप बताएंगे सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, आंसर लगाएंगे सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, या आप ये भी कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड कह सकते हैं।
सवाल सीधा होगा, सॉल इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, तो आप बताएंगे सॉलिड इन लिक्विड कहेंगे या सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें इसके एग्जाम्पल में जैसे स्टार्च का सोल्यूशन होता है, आप कह सकते हैं स्टार्च को वाटर में डालेंगे, स्टार्च आप जानते हैं सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, तो स्टार्च का सोल्यूशन एक एग्जाम्पल स्टार्च वाला सॉल कहलाएगा, स्टार्च का कोलाइडल सॉल। इसके अलावा याद रखिए इसमें हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स देखते हैं, जैसे कि याद रखिए प्रोटीन भी आप जानते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड भी मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो इनका भी जो सिस्टम होता है वो सॉल कहलाता है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। और ध्यान रखिए जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो इनको हम लोग एक्वा सॉल कह सकते हैं। लिक्विड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड अगर वाटर हो स्पेशली तो इसको सॉल ना कह के एक्वा सॉल कह सकते हैं, एक्वा सॉल। और देखिए सॉलिड है फेस और गैस मीडियम इसका, तो इसको हम एरोसोल, क्योंकि गैस के रूप में कोई दिखाई देगी तो उसमें एरो लगना चाहिए, एरोसोल कहते हैं। आप जानते हैं जो स्मोक होता है, धुआं होता है, धुआं कैसे बनता है जानते हैं, लकड़ी या सिगरेट वगैरह जलती है तो वो सॉलिड के रूप में होती है, जो धुएं के रूप में गैस के रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है, डस्ट होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्मोक एक कैसा कोलाइडल सिस्टम है, तो आप बताएंगे सॉलिड इन गैस, बात खत्म। अब देखिए लिक्विड और सॉलिड, यानी लिक्विड है डिस्पर्स फेज और मीडियम इसका सॉलिड, इसको जेल कहा जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल जैसे चीज़ होता है, बटर होता है, जेली, तो बटर एक फेमस इसका एग्जांपल है। आपसे पूछ सकते हैं बटर एक कैसा कोलाइडल सिस्टम है, तो बताएंगे लिक्विड इन सॉलिड। और देखिए ये भी बड़ा फेमस है, लिक्विड लिक्विड का सिस्टम कहलाता है इमल्सन, लिक्विड डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड इमल्सन कहते हैं। याद रखिए मिल्क एक इमल्शन होता है, मिल्क एक कोलाइडल सिस्टम होता है। और देखिए लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस एरोसोल, फॉग, जैसे हमने शुरू में बताया था, फॉग जो कोहरा होता है, फॉग, क्लाउड या मिस्ट, इसमें आता है लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड सॉल, और एक होता है गैस इनटू लिक्विड, इसको फोम कहा जाए। जैसे साबुन का झाग, साबुन रगड़ते हैं कपड़ों पे, झाग बबल्स आते हैं, तो वो साबुन का जो झाग होता है उसमें एयर पैकेट्स होते हैं, तो उसमें गैस होती है जो कि लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। तो देख सकते हैं इसमें सोप, लेदर, व्हिप्ड क्रीम या फ्रॉथ हो सकता है। तो देखिए इसमें हमने जो जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ मार्किंग कर दें जो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्मोक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बटर है, मिल्क है, फॉग आप स्पेशली, क्लाउड आप स्पेशली याद रखेंगे। इसमें से सवाल बस इतना सा ही आपके काम का है कि आपसे पूछेंगे इस तरह से फॉग कैसा कोलाइडल सिस्टम है, तो आप बस बताएंगे लिक्विड इन गैस, बस इस तरह का सवाल रहता है। तो इस टेबल को आप एक दो बार पढ़ के एग्ज़ाम के सवाल करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कभी कभी इस पर बिल्कुल छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन रहा फिजिकल स्टेट के आधार पे। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और क्लासिफिकेशन जिसमें अट्रैक्शन की बात होगी, जिसमें डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच अट्रैक्शन कैसा है, अट्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन देखिए आप इंट्रैक्शन के आधार पे कैसे करते हैं। इंट्रैक्शन यानी डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच इंट्रैक्शन कैसा है, इंट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। ये नाम इनके फिलिक का मतलब भी जानते हैं, अट्रैक्शन से होता है, फोबिक का मतलब रिपल्सन से होता है। तो इनके बारे में आपसे पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट वाइज होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर लायोफिलिक सॉल, नॉट करेक्ट फॉर लायोफिलिक सॉल, इस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसा कि नाम है, नाम के आधार पे ये देखिए मैंने डिफाइन कर दिया है। लायोफिलिक को हम लिक्विड लविंग कह सकते हैं। लविंग का मतलब होता है इसमें फेज और मीडियम के बीच अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने से ये सॉल आसानी से बन जाते हैं, ईजिली फॉर्म होते हैं। आप जानते हैं जो चीज़ आसानी से बनती है, अट्रैक्शन से बनती है, वो स्टेबल होती है। तो ये स्टेबल सॉल होते हैं, देख लीजिए हमने लिखा ये मोर स्टेबल होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल इसलिए हम कहते हैं कि इनका एक बार कोलाइडल सोल्यूशन बना लिया जाए और उसमें से सब्सटेंस को किसी मेथड के द्वारा सेपरेट करके दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं,
फिर से इसका कोलाइडल सोल्यूशन दोबारा हम तैयार कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप देखिए, गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, एल्बुमिन। आप समझ सकते हैं ये पॉलीमर से एक तरह से देखा जाए तो गम एक लायोफिलिक सॉल्ट होता है, स्टार्च एक लायोफिलिक सॉल्ट होता है, रबर है, जिलेटिन है, जितने भी एग्जाम्पल हैं। और एक लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है, ये अस्थायी होने की वजह से इनका हम कोआगुलेशन या इनका प्रेसिपिटेशन हम आसानी से नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से होता है कोआगुलेशन इसका, तो कैन नॉट बी ईजिली कोआगुलेटेड, यानी इन को हम इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा वैसे पढ़ेंगे आगे, कोआगुलेशन किया जाता है, प्रेसिपिटेशन किया जाता है, लेकिन इनका कोआगुलेशन आसान नहीं होता। लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब, फोबिक मतलब हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, यानी फेज और मीडियम के बीच हेटिंग होती है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो ये अपने आप कभी नहीं बनते, इनके बनाने केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड या किसी और तरीके से इनको बनाया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से कहा जाए बनाया जाता है, किसी ख़ास मेथड से बनता है ये। इसमें मेटल के साल, मेटल सल्फाइड के साल या इस तरह के और साल बनते हैं, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब इनको हम दोबारा फिर से एक बार साल तैयार कर लेंगे, चाहेंगे कि दोबारा रिपीट करें, नया साल फिर से तैयार करें उनसे, तो नहीं बन पाता। और ये अनस्टेबल या नॉट स्टेबल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये स्टेबल नहीं होते, और स्टेबल ना होने की वजह से इनका आसानी से हम कोआगुलेशन करवा लेते हैं, तो ईजिली कोआगुलेटेड। देखिए जितने भी पॉइंट्स हमने बड़े शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आपके काम की चीज़ें बस लिखी हुई है, जैसे लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर लायोफोबिक या करेक्ट फॉर लायोफिलिक। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। एक स्टेटमेंट गलत कर देगा और नॉट करेक्ट वाला पूछ लेगा आपसे। तो ये तो रहा क्लासिफिकेशन इनका इंटरेक्शन के आधार पे। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल साइज़ के आधार पे किस तरह से क्लासीफाई करते हैं हम लोग, वो देखिए आप आगे। तो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के आधार पे 3 तरह का सिस्टम होता है, मल्टी मॉलिकुलर, माइक्रो मॉलिकुलर, और एक नाम सुनेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। देखिए मल्टी मॉलिकुलर में एक्चुअली होता यह है कि कोलाइडल पार्टिकल बनता है छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर। जैसे गोल्ड एक सॉल होता है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल बनता है, तो गोल्ड, देखिए गोल्ड का एक एटम खुद कोलाइडल पार्टिकल के जैसा काम नहीं करता, बल्कि हज़ारों गोल्ड के एटम कंबाइंड होकर एक बड़ा साइज़ का मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर वो कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो गोल्ड एक मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड कहलाएगा। सल्फ़र सॉल एक मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड है, क्योंकि सल्फ़र का एक एटम या मॉलिक्यूल कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ का नहीं होता है। सल्फ़र के बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल कहिए कंबाइंड होकर एक पार्टिकल साइज़ बड़ा बनाते हैं कोलाइडल साइज़ का, फिर वो कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखिए एग्ज़ाम में शायद ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा कि इनमें से कौन सा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड है, तो आप आंसर लगा सकते हैं गोल्ड का साल, सल्फ़र का साल। माइक्रो मॉलिक्यूल की जब बात आती है तो माइक्रो मॉलिक्यूल नाम ही है, इसमें सिंगल पार्टिकल ही बड़े साइज़ का होता है। जनरली हमने जैसा कहा था कि पॉलीमर से रिलेट करता है, तो जितने भी पॉलीमर के कोलाइडल सिस्टम बनेंगे पॉलीमर वाले, वो माइक्रो मॉलिकुलर वाले, वो सारे ही माइक्रो मॉलिक्यूल में काउंट हुए। जैसे स्टार्च एक माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड है, स्टार्च है, सेलुलोस है, प्रोटीन है, नायलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है। तो आप देख सकते हैं सारे आपने पॉलीमर में किया था, और देखिए ये इनके बारे में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाले जो होते हैं मैक्रो मॉलिकुलर, वो स्टेबल होते हैं। तो अगर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड है, तो आप इनका नाम दे सकते हैं। इनमें सिंगल पार्टिकल ही बड़े साइज़ का होता है, क्योंकि ये पॉलीमर्स होते हैं, कह सकते हैं पॉलीमर के द्वारा जो बनते हैं वो मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स होते हैं। और इसका डिस्कशन अलग से किया जाएगा। एक अलग नाम आप देख रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है, बल्कि मिशेल कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अब आपको अभी से डिफाइन कर दूं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कम कंसंट्रेशन पर सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो कोलाइडल सिस्टम की तरह काम करते हैं। उनको हम एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, मिशेल कहते हैं। तो इनका डिटेल में हम अलग से डिस्कशन कर रहे हैं, मिशेल फॉर्मेशन होता क्या है। और मिशेल एक ऐसा नाम है, मिशेल से जुड़ा हुआ बहुत सारा डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे कि साबुन होता है, सोप होता है,
जो कपड़ों से मैल को बाहर निकालता है। डिटर्जेंट्स होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो पाउडर होता है वो भी हम कपड़ों की धुलाई करते हैं, तो ये भी एक कोलाइडल सिस्टम में आता है और ये मिसेल बनाकर ऐसा करते हैं, कपड़ों को साफ़ करते हैं, डस्ट वगैरह को बाहर निकालते हैं। तो इसका मैं डिटेल में अलग से डिस्कशन करने वाला हूँ। फिलहाल इस हेडिंग में आपसे सवाल बस इतना सा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड या एसोसिएटेड कोलाइड। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मिशेल के बारे में। तो देखते हैं एसोसिएटेड कोलाइड किसको कहते हैं, जिसको मिशेल भी नाम दिया जाता है। और जैसा हमने बताया ये एग्जांपल इसमें जो आता है सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट का। तो देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जब बढ़ा दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है, तो उसके पार्टिकल आपस में एसोसिएट होकर एक एग्रीगेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और बड़े साइज़ का बन जाता है वो, जो कोलाइडल सिस्टम में एंटर कर जाता है, जिसको मिशेल का नाम दिया जाता है। तो इसमें कुछ हमने चीज़ें डिफ़ाइन की हुई यहाँ पे देखिए। एक शब्द यूज़ किया जाता है इसमें क्राफ्ट टेम्परेचर। असल में इसके लिए एक कंडीशन होती है कि मिशेल फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जिसके ऊपर ही मिशेल का फॉर्मेशन हो सकता है। उस टेम्परेचर का नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, मिशेल फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसके लिए एक कंसंट्रेशन भी निश्चित होती है कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन हो सकता है, उसको बोला जाता है CMC यानी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये दो नाम आपके लिए इस टॉपिक में महत्वपूर्ण है। क्राफ्ट टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन संभव है, और CMC का मतलब एक मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर ही कंसंट्रेशन पर मिशेल फॉर्मेशन हो पाता है, जिसको क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए सोप्स का नाम आता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का नाम आता है, जो कि कोलाइडल सिस्टम होते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं। सोप्स के लिए जो CMC होता है, CMC रेंज होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ के बीच होना चाहिए। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इसका इतना होना चाहिए। और इसके अंदर देखिए दोनों तरह के लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों तरह के हिस्से मौजूद होते हैं। अब देखिए एक फेमस एग्जांपल हमने सोप का यहाँ बना रखा है। देखिए फार्मूला जानते हैं सोप का, सोडियम स्टेरेट होता है। फार्मूला ये है, इसमें टोटल कार्बन तो वैसे तो 18 होते हैं, 17 ये हो गए और एक यहाँ मिला दिया जाए 18। तो इसका एक डायग्राम हमने बना रखा है। 17 कार्बन यहाँ से देखिए ये लाइन में अटैच है यहाँ पर लास्ट तक, और यहाँ पर CO नेगेटिव है। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन जनरली नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर टेल कहते हैं, और ये वाटर को हेटिंग कहते हैं, वाटर हेटिंग होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। और ये पोलर है तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कहते हैं या पोलर हेड कह सकते हैं। तो ये तो मतलब सोप का एक डायग्राम है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जब पानी में डाला जाता है तो मैल को बाहर कैसे निकालता है, मिशेल बनाता कैसे है। असल में मिशेल बनेगा तभी मैल बाहर निकलेगा। तो मिशेल फॉर्मेशन कैसे होता है देख लीजिए। जैसे अगर कंसंट्रेशन कम रहता है, ये पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, सोप जब इसमें डाला जाता है, मान लीजिए सोप डाला गया, तो इसमें चूँकि वाटर पोलर है, अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो इसका पोलर वाला पार्ट टुवर्ड्स वाटर होता है, और आप समझ सकते हैं ये पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक है ये अवे फ्रॉम वाटर होता है एट लो कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए ये जो डायग्राम है एट लो कंसंट्रेशन। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर लो कंसंट्रेशन हो तो सोप का कौन सा पार्ट टुवर्ड्स वाटर होता है और कौन सा पार्ट अवे फ्रॉम वाटर होता है। तो आप बताएंगे पोलर पार्ट, पोलर हेड टुवर्ड्स वाटर एंड नॉन पोलर टेल अवे फ्रॉम वाटर कह सकते हैं। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन इनका बढ़ा देते हैं तो ये अंदर चला जाता है, और अंदर जाके ये बहुत सारे पार्टिकल मिलकर इस तरह का एक फिगर बना रहे हैं। ये मिशेल का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें डस्ट वगैरह यहाँ पे होगा, और डस्ट में से देखा जाए तो इसमें पोलर पार्ट टुवर्ड्स डस्ट हो सकता है, इसमें नॉन पोलर पार्ट, और पोलर पार्ट अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसी फिगर को हम लोग नाम देते हैं मिशेल। और देखिए डस्ट वगैरह होगा, इसको चारों तरफ से सोप के पार्टिकल घेरते हैं और इसको साथ में लेकर बाहर निकल जाते हैं।
प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है। तो ये तब होता है जब कंसंट्रेशन इसका बढ़ाया जाएगा, ये बल्क में अंदर चला जाता है और डस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसमें नॉन पोलर पार्ट जो है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और पोलर पार्ट अवे डायरेक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर है मिसल का। अब देखिए, ये तो एक सवाल बड़ा अच्छा आपके पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट है, कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट है। ये सबसे फेमस सवाल है। ये सब डायग्राम अपनी जगह पे है। असली सवाल तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैटायनिक डिटर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एनायनिक डिटर्जेंट। तो मैं इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट किसको कहते हैं वो देखिए। तो सामने हमने डिटर्जेंट्स के बारे में बता रखा है। जैसा हमने बताया था, एनायनिक और कैटायनिक की पहचान पेपर में सीधा सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कैटायनिक है, कौन सा एनायनिक है। तो आपको जनरल बात भी याद रखनी, एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। तो देखिए, मेनली कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि कंपाउंड जब दिया रहता है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज लगे होते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट देखकर हम एनायनिक या कैटायनिक नाम देंगे। तो देखिए, एनायनिक डिटर्जेंट में लिखा है सोडियम साल्ट होता है जिसमें सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लगा होता है। सल्फोनेटेड लगता है कि SO3 टाइप का ग्रुप जो है होना चाहिए, नेगेटिव वाला। असल में ये आयन कंफ्यूज करता है कि ये कहीं कैटायनिक तो नहीं है। तो याद रखिए, इससे हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद ये आयनाइज होकर अलग हो जाएगा। असली पार्ट आपका ये होता है जिससे हम लोग एनायनिक या कैटायनिक नाम देते हैं। तो ये दो हमने एग्जाम्पल बना रखे हुए हैं जो दोनों ही एनायनिक डिटर्जेंट्स के हैं। देख लीजिए, इसका नाम होता है सोडियम लारिल सल्फेट, कॉमन नेम है इसका। और ये एनायनिक इस ग्रुप की वजह से ही पड़ा है एनायनिक डिटर्जेंट। उसी तरह का ये है, आप देख सकते हैं सोडियम इसमें भी था लेकिन ये आयनाइज हो जाएगा। इसमें ये 12 कार्बन है, सोडियम है, डोडेक आप जानते हैं 12 कार्बन कहते हैं, बेंजीन सल्फोनेट। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। एनायनिक डिटर्जेंट याद रखिए सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन होनी चाहिए, ये हमने अंडरलाइन कर दिया है। कैटायनिक डिटर्जेंट में देखिए, इसमें ध्यान रखिए क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है एमीन वगैरह का, चाहे वो एसीटेट के साथ हो या ब्रोमाइड के साथ हो या क्लोराइड के साथ हो। तो आप पहचान रहे हैं अमोनियम जो साल्ट होता है जिसमें क्वाटरनरी होता है, ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे होता है और इस ग्रुप को मिलाकर इसको हम सेटिल CETYL पढ़ते हैं, ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। याद रखिए, बड़ा फेमस नाम है और ये कैटायनिक डिटर्जेंट का नाम है। तो कैटायनिक डिटर्जेंट में ध्यान रखिए क्वाटरनरी अमोनियम आयन होना चाहिए ब्रोमाइड के साथ, क्लोराइड के साथ या एसीटेट के साथ। और एक नई चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है नॉन आयनिक के बारे में। देखिए, नॉन आयनिक की जहाँ तक बात आती है, इसमें कैसे बनता है, इसमें चार्ज कहीं पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक, इसको हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट कह सकते हैं। और ये बनता कैसे, इसमें स्टीयरिक एसिड और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मिला के बनाते हैं, स्टीयरिक एसिड और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये रहे एग्जाम्पल, आप ध्यान रखिए। इसका सवाल आपके नीट के पेपर में आ चुका है। तो ये डिटर्जेंट्स रहे और ये कैसे साफ़ करते हैं, मिसल फॉर्मेशन बना के ही डस्ट वगैरह को बाहर निकालते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये कोलाइडल एक बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा नहीं, एक वीडियो और आपके लिए आएगा कोलाइड्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इनको प्यूरीफाई कैसे करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो बार बार कहूँगा कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखा करिए। जैसे आप नोट्स को 2 बार रिवाइज़ करते हैं, इसको भी 2 बार ज़रूर आपको देखना चाहिए ताकि थ्योरी है और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।